हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी भूगोल एक विषय के रूप में ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर स्टडी करेंगे। चलिए स्टडी करते हैं हमारा चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में। और फर्स्ट है भूगोल है क्या, भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखिए, आप सब को पता है कि हमारी इस धरातल पर बहुत सारी भौतिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने, ज्वालामुखी। इन सब का अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। ये जो शब्द है भूगोल, आमतौर पे पहले ये कहा जाता था भूगोल, भू जमा में गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत पहले था लेकिन ये कंसेप्ट सही नहीं है। आप सबको पता हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, उसकी शेप जो है वो कैसी है, उसको भू-आप बोलते हैं, भू-आप, जियोइड। भूगोल शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल एराटोस्थनीज, जो एक यूनानी विद्वान था, ग्रीक जो ज्योग्राफर था, उसने किया था। सबसे पहले यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज, इसने किया था। और ये जो शब्द है ज्योग्राफी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ग्रीक भाषा है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन कर। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीजों का वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है उसका वर्णन करना ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हो गया। इट्स मीन्स ये जो वर्ड है ये अपने आप में ही सारा सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका पर्पज क्या है। अर्थ के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है उन सबको स्टडी करना, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना। देखिए, ज्योग्राफी जो है, जिसको हिंदी में भूगोल बोलते हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। अगर फर्दर जो इसका डिवीजन देखोगे आप, इसकी ब्रांचेज हैं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल, जिसको बायोज्योग्राफी बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या किया जाता है। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। भौतिक तत्व यानी जो चीजें नेचुरली हमारे को मिली हैं, भगवान ने, नेचर ने, जो है प्रकृति ने हमारे को वो गिफ्ट में दी हैं। जैसे मिट्टियां दी हैं, पर्वत दिए हैं, नदियां दी हैं, जलवायु अलग अलग जगह पे अलग अलग जलवायु मिलती है, ज्वालामुखी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप, कहीं पर आइलैंड हैं, कहीं पर जो ना मैदान है, कोई इलाका मरुस्थलीय ही है। ये सब क्या चीजें हैं ये आप देखते हो। वेजिटेशन, वनस्पति मिलती है, कहीं पर किसी प्रकार की होती है, कहीं पर जो है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, कहीं पर जो है आपकी कटीली झाड़ियां मिलती हैं। पर्वतों के ऊपर जाते हो तो अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है। ये सब, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल के अंदर। फिजिकल ज्योग्राफी, जो फिजिकल्स ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल तत्व हैं, आपके भौतिक तत्व जो हैं, जो भगवान ने हमारे को या प्रकृति ने हमारे को, नेचर ने गिफ्ट में दिए हैं, उनको स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जबकि सेकंड जो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में हम मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण, हमने अभी भौतिक भूगोल पढ़ा, वो भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है। तो भौतिक पर्यावरण, जैसे भाई मृदा होगी, उस मृदा के ऊपर इंसान क्या करता है, जैसे मृदा पर मानव कृषि करके विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है। तो क्या मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, भौतिक तत्व हो गया, उसके साथ इंसान जो है, मानव जो है, वो क्या क्रियाएं कर रहा है, अंतःक्रियाएं कर रहा है, किस प्रकार के जो ना कार्य कर रहा है, उन सब का अध्ययन करते हैं। मृदा के ऊपर जो ना उसने कृषि करनी शुरू कर दी, विभिन्न प्रकार की फसलें उगानी शुरू कर दी, तो ये जो है ना ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आ गया। और मृदा एक आपका भौतिक तत्व है, तो वो आपका भौतिक भूगोल के अंदर मृदा का अध्ययन करेंगे कि भाई कहाँ पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ब्लैक सोइल मिलती है, रेड सोइल मिलती है, या एरिड सोइल मिलती हैं, जो भी हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं मिलती हैं, तो उनका अध्ययन करना भौतिक भूगोल है। लेकिन उस मृदाओं के ऊपर, उन मिट्टियों के ऊपर किस प्रकार की फसलें उगाई जाती, कृषि की जाती है, वहां पर जो है ना गहन कृषि की जाती है, या जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, या फिर जो ना कमर्शियल फार्मिंग होती है, जो भी है, उस सब प्रकार की एग्रीकल्चर को स्टडी करना वो ह्यूमन भूगोल के
ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है, मानव भूगोल के अंदर आता है। अब आती है कि बात की हमारे को भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल हमारे को पढ़ने के फायदे क्या हैं। देखिए, अगर हम भूगोल को पढ़ेंगे तो हमारे को बहुत सारे फायदे होते हैं। पर्यावरण समायोजन, आपको पता लग जाएगा कि पर्यावरण के साथ किस प्रकार से तालमेल बिठाना है। आपको पूरे दुनिया का, पूरे अगर भारत की बात करूं या अपने इलाके की बात करूं तो वहां के पर्यावरण का पता लग जाएगा, क्लाइमेट का पता लग जाएगा। सपोज करिए अगर आप जो है सर्दी के मौसम में भारत में, उत्तर भारत में आप रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, और आपको जो है दिसंबर के महीने में साउथ में जाना पड़ जाए, यहाँ तो सर्दी होती है, और आप उस हिसाब से जो है ना अपना जो भी सामान बांध के लेके जाओगे तो सर्दी के कपड़े वगैरह लेके जाओगे। लेकिन दक्षिण भारत में तो सर्दी के मौसम आता ही नहीं, वहां पर सर्दी की ऋतु आती ही नहीं। तो उस अगर आपको वो पता होगा, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि वहां पर जो है ना क्लाइमेट है, ऐसा होगा, इतना टेम्परेचर होगा, तो उसके हिसाब से आप अपना जो है ना लगेज बांध कर ले जा सकते हो, अपने जो है ना कपड़े ले जा सकते हो। तो ये फायदा होता है, पर्यावरण के साथ आप समायोजन कर सकते हैं। पृथ्वी तल की विविधताओं को समझने के लिए, आपको पता है पृथ्वी तल पर वो विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर जो है ना पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर जो है ना मैदान मिलते हैं, कोई इलाका मरुस्थलीय है, कहीं जो ना आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में जो ना नदियों ने काट काट के गहरी खाइयां बना दीजिए, जिसको वैलीज बना दिया है, घाटियां बना दी हैं। या कहीं पर जो है ना कोई और दूसरी चीजें मिलेंगी, आइलैंड मिलते हैं, तो उन सब को स्टडी करना, प्लेट्यू मिलते हैं, उन सब को हम स्टडी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। राष्ट्र विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र विकास के लिए जैसे आपको ज्योग्राफी में जीआईएस या जीपीएस इसका अध्ययन करते हो तो ये आपको इससे फायदा होता है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं कि आप कंप्यूटर से जो ना आजकल कार्टोग्राफी यानी कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाने से जो ना हमारे को पता लग जाता है कहाँ पर किस प्रकार के रिसोर्स हैं, या कहाँ कौन सा इलाका कहाँ तक लगता है, उसकी बाउंड्रीज कहाँ है। तो ये भी जो फायदा होता है, और इससे राष्ट्र को अल्टीमेटली जो है देश को फायदा होता है। भूगोल की विषय वस्तु अथवा क्षेत्र, भाई उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, हम क्या उसको जो है ना उसमें पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, सारा सब कुछ। देखिए, ज्योग्राफी एक वैज्ञानिक विषय है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 जो है ना परस्पर संबंध पर्सनों को जो है ना खोजता है। 3 पर्सन है, उनके आपस में वो एक दूसरे से लिंक है, उनको खोजता है। वो पर्सन क्या है, व्हाट यानी क्या, कहाँ वेयर, और क्यों यानी वाई। कोई भी चीज क्या है, लाइक अगर हम देखें भाई हम गए और हमें जो है ना चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है और बीच में एक लैंड पार्ट है, तो हम पूछें ये क्या है, भाई आप पूछो ये क्या है, तो ये एक भाई आइलैंड है, लैंड पार्ट दिख रहा है जिसके एक भूभाग जिसके चारों तरफ पानी, वो क्या है, एक द्वीप है, आइलैंड है। तो भाई पता लग गया क्या है। फिर कहाँ, भाई आइलैंड कहाँ पाए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भाई भारत में आइलैंड अरेबियन सी में भी मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी मिलते हैं। या मरुस्थल की बात करें, भाई मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, क्या है, भाई रेती रेत पड़ा है तो कटीली झाड़ियाँ, क्या है, मरुस्थल है, कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, उसके पीछे ये जो है ना ये क्यों, ये इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाता है। साइंस जो ना यहाँ से शुरू होती है, ज्योग्राफी में जो ना इसके साइंस बनने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। इसीलिए जो है ना ज्योग्राफी को जो ना एक साइंस का सब्जेक्ट कहा जाता है कि कोई भी चीज क्यों है। अगर हम बात करने लग जाए कि वे अरेबियन सी में आपके आइलैंड क्यों है, तो आपको पता लगेगा कि अरेबियन सी के अंदर वहां पर कोरल पाए जाते हैं। उन कोरल के स्केल्टन यानी वो छोटे छोटे जो जीव हैं उनके मर जाने के बाद उनकी डेड बॉडी जो है इकट्ठी होती गई, और जिसकी वजह से आपका जो ना ये आइलैंड बना। अगर हम बे ऑफ बंगाल के आइलैंड की बात करें तो क्या कि टेक्टोनिक्स से जो प्लेटों की गतियों की वजह से जो है वो जो नीचे समुद्रों के नीचे जो पहाड़ियां डूबी हुई थी वो बाहर आ गई, और उस प्रकार से जो है ना आपका वो आइलैंड बना। तो इस प्रकार से आपको पता लगता है, एक लॉजिक देते हो, एक साइंटिफिक रीजन देते हो कि क्यों ये चीज यहाँ पर है। तो इसी वजह से इसको जो है ना एक साइंस का सब्जेक्ट कहा जाता है।
भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, भूगोल का बाकी और सारी विज्ञानों के साथ भी संबंध है। देखिए, पृथ्वी विज्ञान यानी अर्थ साइंस, पृथ्वी के आंतरिक भाग, उसका इंटीरियर कैसा है, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम जो ना भूगोल का सहारा लेते हैं। भौतिकी यानी आपकी फिजिक्स है, उसके साथ भाई आपके जो कोरियोलिस फोर्स है वो किस प्रकार से काम करता है, पृथ्वी के जो ना घूर्णन की वजह से काम करता है, या आपके जो और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे भी रिलेटेड है। भूगर्भ विज्ञान, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, जैसे आपके भूगर्भ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या कुछ है, मिनरल्स हैं। जैसे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, सबसे भीतरी भाग है जिसको कोर बोलते हैं, वो जो है उसको नीफे भी बोलते हैं, निकल और फेर से बना हुआ है। तो ये उसके आंतरिक भाग में जो ना मिनरल्स मिलते हैं, सिलिकॉन मिलती है, एल्यूमिनियम मिलता है या मैग्नीशियम मिलता है। तो सारा सब कुछ हमको इसी से पता लगता है। खगोल विज्ञान यानी आप देखिए, खगोल विज्ञान आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बहुत सारे जो ना कैलेस्टियल बॉडीज हैं, उन सारे के बारे में अध्ययन करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। मृदा विज्ञान, मिट्टी की का रंग कैसा, उसका कंपोजिशन कैसे हुआ, कहाँ पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, वो इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। जैव विज्ञान यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। तो इनका जो ना परस्पर एक दूसरे से गहरा संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, भूगोल में अध्ययन के उपागम, अप्रोचेज टू स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए जो ना कुछ अप्रोचेज आई, जो आमतौर पे जर्मनी के जो भूगोलवेता थे, विद्वान थे, उन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले है क्रमबद्ध सिस्टेमेटिक अप्रोच। ये जर्मनी के भूगोलवेता थे अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, उन्होंने जो है इसको दिया था। ये जो अप्रोच है उन्हीं की देन है, क्रमबद्ध भूगोल जिसको बोलते हैं या सिस्टेमेटिक अप्रोच जिसको बोलते हैं, जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, भौगोलिक तत्वों को टॉपिक्स में बांट लिया जाता है। भौगोलिक तत्व, जैसे भौगोलिक तत्व मैं आपको बात बताऊं, भौगोलिक तत्व क्या है, धरातल आपका भौगोलिक तत्व है, जलवायु आपका भौगोलिक तत्व है, मृदा आपका भौगोलिक तत्व है, अपवाह ड्रेनेज वो भी आपका एक भौगोलिक तत्व है, खनिज यानी मिनरल्स वो भी आपका भौगोलिक तत्व है, कृषि एग्रीकल्चर, उद्योग, आपके जो इंडस्ट्रीज या परिवहन या फिर आपका जनसंख्या, व्यापार, ट्रेड, ये सब जो ना आपके भौगोलिक तत्व है, इनका एक एक करके अध्ययन किया जाता है। लाइक मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे अगर हम एक टॉपिक ले लें, वही आपका नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का हमने टॉपिक ले लिया। सबसे पहले हम विश्व स्तर पर अध्ययन करेंगे भी सारे विश्व में पूरी पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पति कैसे है। अब हम उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, जैसे भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वन, नरम लकड़ी वाले वन, ऐसे वन जिनकी लकड़ी बहुत ही नरम होती है, लुगदी बहुत नरम होती है, जैसे कनाडा में मिलते हैं, जिसका मेनली पर्पज उनका इस्तेमाल किया जाता है जो ना कागज बनाने के लिए, कागज उद्योग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उस लुगदी का। इसी प्रकार से आपके कोणधारी वन, ठीक है, या फिर मानसूनी वन, इस तरीके से उनकी पहचान की जाती है। और पूरे विश्व में पहले प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया, फिर मृदा का अध्ययन किया, फिर जो ना और दूसरे जो तत्व हैं उनका अध्ययन किया, खनिजों का या फिर कृषि का या उद्योगों का। तो कहां कहां पर पहले हुआ, पूरे विश्व में उनका अध्ययन करना। ये है क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टेमेटिक, एक सिस्टम से पहले एक तत्व का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस प्रकार से अध्ययन करना। ठीक है। सेकंड जो अप्रोच है वो है आपकी प्रादेशिक उपागम जिसको बोलते हैं, यानी रीजनल अप्रोच। ये भी जर्मन भूगोलवेता कार्ल रिटर ने दी थी। कार्ल रिटर उन्होंने जो है ना इसमें क्या किया कि उसने पूरी पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट लिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्रमबद्ध भूगोल में भारत है, भारत के अंदर अध्ययन करना भाई जो ना आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं, सारे भारत का एक बार अध्ययन कर लिया। लेकिन इसमें क्या होता है, उसको जो ना प्रदेशों में बांट लिया जाता है, अलग अलग जैसे प्रदेशों, जैसे हमारे भारत को जो ना अगर मैं बात करूं जैसे राज्यों में बांट दिया गया है, इसी प्रकार से जो है ना ऐसे ही पूरे वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी को जो है उसने पहले प्रदेशों में बांट दिया। प्रदेशों में कैसे, जैसे कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पर सारी चीजें सेम मिलती हैं, चाहे कहीं पर भी दूर भी हों बेशक। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में वहां पर जो है अमेजन बेसिन, आपने नाम सुना होगा, अमेजोन के जो अमेजन नदी है उसका जो एरिया है, उसका बेसिन है,
वहाँ का भौगोलिक वातावरण, वहाँ का जो क्लाइमेट, वहाँ की जो चीजें हैं वो आप हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका में चले गए, अफ्रीका के कंगो और जायरे बेसिन में, वहां पर भी सेम है। उससे दूर जो ना दक्षिण पूर्वी एशिया में आ गया आप, मलेशिया में भी वही चीजें हैं, इंडोनेशिया में भी वही है, फिलीपींस में भी वही है। तो यहाँ पर सब ये अलग अलग जगह हैं, बहुत दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी इन इलाकों की सारी जो ना कंडीशन सेम मिलेंगी। यहाँ पर जो ना सारे जो भौगोलिक तत्व सेम मिलेंगे। इसमें से इस इलाके के भौगोलिक तत्वों में एक रूपता मिलेगी, एक जैसे ही मिलेंगे। तो इन सब का अध्ययन करना। अब इन सब प्रदेशों को भूमध्यरेखीय प्रदेश कहा गया। तो एक प्रदेश हो गया भूमध्यरेखीय। अब इस प्रदेश की पहले मिट्टी की जो ना, इस प्रदेश की जो ना पहले मिट्टी की स्टडी कर ली, मिट्टी को जो स्टडी कर लिया, फिर जो ना नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी कर लिया, फिर वहां पर जो ना ट्रेड को स्टडी कर लिया, वहां पर इंडस्ट्रीज को स्टडी कर लिया। तो पहले एक प्रदेश फिर दूसरे प्रदेश में जाएंगे। ऐसे जो ना पूरी पृथ्वी को अलग अलग प्रदेशों में बांट दिया जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ, सिस्टमेटिक जो आपकी क्रमबद्ध अप्रोच है, इसमें क्या होता है, एक तत्व को अध्ययन किया जाता है। एक तत्व का पहले जो ना पूरे विश्व में, अगर मान लीजिए मिट्टियों का अध्ययन कर लेंगे तो पूरे विश्व की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जबकि पहले मिट्टियों का अध्ययन कर लिया, फिर उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति का, फिर और दूसरे तत्वों का। जबकि यहाँ क्या होता है, एक प्रदेश के पहले सारे तत्वों का अध्ययन करें, मिट्टी का भी अध्ययन करेंगे, वहां पर जो है किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसका अध्ययन करेंगे, कौन से उद्योग मिलते हैं उसका अध्ययन करेंगे, वहां पर जो ना व्यापार कैसा है उसका अध्ययन करेंगे। इन सब का अध्ययन करने के बाद फिर दूसरे प्रदेश में जाएंगे, फिर उस दूसरे प्रदेश के सारे तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये आपकी भूगोल के अध्ययन की अप्रोचेज हैं, उपागम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भूगोल की शाखाओं की, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। देखिए भूगोल को मैंने आपको बताया मुख्य रूप से जो है ना तीन जो है इसकी शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, और थर्ड जो आपका जीव भूगोल यानी बायो ज्योग्राफी। फिर इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। देखिए भौतिक भूगोल को आगे नंबर 1 भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें पृथ्वी के ऊपर स्थित विभिन्न प्रकार की आकृतियां, कहीं पर आपको पर्वत मिल रहे हैं, कहीं पर मैदान मिल रहे हैं, कहीं पर गहरी घाटियां मिल रही हैं, कहीं डेल्टाई क्षेत्र, तो उन सब का अध्ययन किया जाता है। भू आकृतियां जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो रिलीफ है, धरातल है, वो कैसा, उस सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। सेकंड है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, हम क्लाइमेट का, जलवायु का अध्ययन करते हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है, टुंड्रा जलवायु मिलती है, भूमध्यरेखीय जलवायु मिलती है। तो ये सब प्रकार की अलग अलग जलवायु का हम अध्ययन करते हैं। जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी, इसमें जल के बारे में स्टडी किया जाता है, उनको अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी यानी ओशन के अंदर किस प्रकार से उनका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, या सब उनका जो न सबका अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से समुद्रों के अंदर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां मिलती हैं, सबको स्टडी किया जाता है। कैसे उस समुद्रों के अंदर लवणता कितनी है, किस प्रकार से टेम्परेचर है, उन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए मृदा भूगोल। मृदा भूगोल यानी आपकी सोयल ज्योग्राफी। सोयल ज्योग्राफी के अंदर आमतौर पे हम मृदा का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार की मृदाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, उन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो ये आपकी भौतिक भूगोल की अलग अलग सब ब्रांचेज होगी हैं। आपको फिर बता देता हूँ, भू आकृति विज्ञान होगी, जलवायु विज्ञान होगी, जल विज्ञान होगी, समुद्र विज्ञान होगी, और मृदा भूगोल या मृदा विज्ञान, सेम बात है, ठीक है। सेकंड आता है आपका मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए 11th क्लास में हम टोटली जो है भौतिक भूगोल को स्टडी करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। सारा सब कुछ जो है ना वो भौतिक तत्वों का ही अध्ययन हमने करना है इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में हम देखिए मैंने मानव भूगोल की आपको डेफिनेशन बताई थी। मानव भूगोल में हम मानव और भौतिक पर्यावरण, मानव भूगोल में हम ये देखिए हम मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है ना उसका अध्ययन करते हैं। जैसे मृदा पर मानव कृषि करके विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाता है, ठीक है। वो क्यों अलग अलग फसलें उगाता है, तो वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर कैसा है, वो टेक्नोलॉजी कैसी है, उस हिसाब से जो है ना वो सारी
अलग अलग डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जो ना क्रॉप से उगाई जाती हैं। तो मानव भूगोल की हम बात करते हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी ये जैसे अर्थ, आर्थिक आ गया ना, आर्थिक, अर्थ, अर्थ मतलब पैसे से, यानी जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका स्टडी किया जाता है इसके अंदर। मुख्य रूप से कृषि, कृषि करने से पैसा मिलता है, खनन, आप जो माइनिंग करते हो तो पैसा मिलता है, ठीक है, उद्योग या इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो उससे पैसा मिलता है, ठीक है, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, इन सब के करने से आपको पैसे की प्राप्ति होती है। ये सब आर्थिक भूगोल के अंदर स्टडी किया जाता है, कहाँ पर किस प्रकार की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। तो 11th क्लास में आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे और 12th क्लास के अंदर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे, मानव भूगोल। वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज का चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर आपको जो है ना व्यापार, ट्रेड से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर आपको परिवहन और संचार का चैप्टर मिलेगा। तो ये सब जो है ना आपके मानव भूगोल के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट आपका सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी। इसमें हम जो ना मनुष्य सामाजिक प्राणी, आपको पता है वो समाज में रहता है, तो विभिन्न प्रकार कहाँ रहता है, आवास, वो जहाँ पर रहता है उसका घर, आवास, उसके बारे में स्टडी करेंगे। भोजन क्या खाता है, किन इलाकों में रहता है, तो अलग अलग उसकी जो ना वहाँ पर भोजन की जो है ना आदतें होती हैं। इसके अलावा जीने का ढंग, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, क्या उसका रहन सहन है, भाषा क्या है उसकी, शिक्षा कैसी है, सुरक्षा या वहाँ पर किस प्रकार के वो धर्म को फॉलो कर रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक और कौन सी गतिविधियां कर रहा है, इन सब को जो है ना सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के अंदर यानी सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। देखिए, पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी। भाई इसमें क्या किया जाता है, भाई कहाँ जनसंख्या रहती है, जनसंख्या गांव में भी रह सकती है, नगर में भी रह सकती है, तो उसको स्टडी किया जाता है। भाई गांव में रह रही है, नगर में रह रही है, जनसंख्या की वृद्धि की दर क्या है, कितना कहाँ कहाँ वो फैली हुई है, उसका घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, आयु, एज स्ट्रक्चर को इसमें स्टडी किया जाता है, प्रवास यानी माइग्रेशन को स्टडी किया जाता है, वहाँ के लोगों में लिटरेसी कितनी है, साक्षरता कितनी है, उसको मेल और फीमेल के अलग अलग, इन सब को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक संरचना, भी किस प्रकार से जो ना कौन से काम में लगे हुए हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में लोग लगे हुए हैं, या फिर टर्सरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, तो इन सब को इसमें स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो ना बात करिए अधिवास भूगोल यानी सेटलमेंट, भाई कौन कहाँ रह रहा है, किस प्रकार की बस्तियों में रह रहा है, उनकी बस्तियों का प्रारूप कैसा है, उन सब को भी, और वो कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, उन सब को भी इसमें स्टडी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका ऐतिहासिक भूगोल, जो है आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। देखिए, प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति जो आज प्रेजेंट में है, वो उसके बहुत पुराने अनुभव भी हैं उसके, यानी वो प्राचीन काल में उसके कभी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, बहुत सारे परिवर्तनों से वो गुजर के आया है। तो ऐतिहासिक भूगोल में इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें आज के समय जो दिल्ली दिखाई दे रही है, वो आज से जो है ना 200 साल पहले, 400 साल पहले वो दिल्ली ऐसी नहीं थी। तो किस प्रकार से, कैसे इतिहास में वहाँ पर क्या कुछ हुआ, किस प्रकार से जो ना वो सारी सब कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुए, पहले कैसे थे, फिर जो ना मुगलों के टाइम पे कैसे था, फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कैसे, अगर आप रेड फोर्ट को ही देखो, रेड फोर्ट में जो ना मुगलों ने बनवाया, उसके बाद जो ना कुछ बिल्डिंग जो ना अंग्रेजों ने बनवा रखी है, तो वो डिफरेंट होगी। तो वो ऐसे सारे सब कुछ जो ना इसमें जो है आपका ऐतिहासिक भूगोल में इन्हीं हिस्टोरिकल मोमेंट्स को जो ना वो स्टडी किया जाता है। हॉर्सन ने जो ना इसके बारे में कहा था, ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। ऐतिहासिक भूगोल यानी भूतकाल का, यानी आज से 200 साल पहले वहां का भूगोल कैसा था। नदी बिल्कुल जो ना आपकी यमुना नदी बिल्कुल लाल किले से सटके बहती थी। तो इस प्रकार से जो ना ये सारे सब जो ना अध्ययन किए जाते हैं पास्ट में, भूतकाल में, तो हिस्टोरिकल वे से जो इनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखिए, राजनीतिक भूगोल में आपको पता है राजनीतिक भूगोल जो ना भूगोल की एक शाखा है, उपशाखा है। तो इसमें आमतौर पे किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, भाई कोई भी राज्य है, राष्ट्र है, उसकी सीमाएं, बाउंड्रीज कहाँ हैं, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, उनके साथ क्या संबंध हैं,
किस प्रकार से जो ना वो वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, किस प्रकार की सरकारें चल रही हैं, एकात्मक सरकार है या किस प्रकार का जो पार्टी सिस्टम है, एकल पार्टी सिस्टम है, द्वि पार्टी सिस्टम है, या फिर जो ना बहु मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो सब कुछ है वो भूगोल के अंदर, राजनीतिक भूगोल के अंदर उन्हीं राजनीतिक जो एस्पेक्ट्स हैं जो उनका अध्ययन किया जाता है। और इनका अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको जो है भूगोल के वे में राजनीतिक तत्वों का अच्छी प्रकार से पता लग जाता है। इस प्रकार से इसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जीव भूगोल यानी बायोज्योग्राफी। देखिए जीव भूगोल, बायोज्योग्राफी, इसमें इसकी भी जो है ना 4 उपशाखाएं हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है जंतु भूगोल यानी जू ज्योग्राफी जो है। इसमें मुख्य रूप से जो आपके पशु हैं वो कहाँ पर हैबिटेट है, उनका कहाँ रह रहे हैं, स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक जो उनकी विशेषताएं हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु को किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। देखिए ध्रुवीय भालू जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में ही मिलता है, बाकी इलाकों में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से उनका स्टडी किया जाता है, उनको अध्ययन किया जाता है। सेकंड जो है आपका वो है पादप भूगोल यानी प्लांट ज्योग्राफी, यानी पौधों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति, वो आपको पता है अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन मिलती है। आपको पता है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आप चले जाओगे, भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे यानी सदाबहार वन मिलेंगे। लेकिन जहां जिन इलाकों में आपको पता है कि मरुस्थलीय इलाके हैं, खासतौर से जो ना कॉन्टिनेंट्स के जो पश्चिमी हिस्से हैं, यानी जो वेस्टर्न पार्ट है हर कॉन्टिनेंट में, उन हिस्सों में बारिश कम होती है, तो वहां पर जो है आपको आमतौर पे जो है ना मरुस्थल देखने को मिलते हैं। और मरुस्थलों में आपको अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी, कटीली झाड़ियां मिलेंगे, कैक्टस या और दूसरे। तो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहां सदाबहार वन मिल रहे हैं, जहां बहुत कम बारिश हो रही है वहां पर उसी तरह की वेजिटेशन मिलेगी जो उस वातावरण में सर्वाइव करे। तो इन सब का अध्ययन जो है ना इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है वो है पारिस्थितिक भूगोल यानी इकोलॉजी। भाई जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, आपको पता है पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना प्रजातियों के निवास, उनकी स्थिति, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, विकास, वर्गीकरण, वितरण, इन सब का अध्ययन करना जो है ना वैज्ञानिक रूप से जो है ना वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, ये इसी के अंदर आता है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र। आपको पता है पारिस्थितिकी तंत्र जब बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से जो ना बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, उसकी वजह से जो है ना हमारी स्थिति खराब हो जाती है। वातावरण में जो है, पर्यावरण में जो है, या आपके जो एनवायरनमेंट में बहुत सारी खामियां आ जाती हैं। तो किस प्रकार से जो ना विभिन्न जीव जंतु मिलकर अपने इलाके में पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जल के अंदर आपको पता है बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। लेकिन अगर कुछ जलीय जीव खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे जलीय जीव बढ़ जाएंगे, या फिर उनको साफ करने वाले जो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल तौर पे समझाऊँ मैं आपको। मान लीजिए जंगल के अंदर, जंगल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर जो है जो मांस खाने वाले जीव हैं वो खत्म हो जाए, जैसे आपका जो है टाइगर है वो खत्म हो जाए, या और जो ना शेर वगैरह खत्म हो जाए, तो इससे क्या होगा, वहां पर वो जीव बढ़ जाएंगे जिनको वो खा रहे थे। यानी मांस खाने वाले जो ना शेर जो है, चीता, ये जो ना ये मारे गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो घास फूस खाने वाले जो आपके हिरन है और दूसरे हैं, वो जानवर बड़ी तेजी से उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो क्या करेंगे, वो बहुत सारे पेड़ पौधों को उनको खा जाएंगे, क्योंकि ज्यादा होंगे तो उनकी जो ना रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा खाना उनको चाहिएगा। तो इस वजह से क्या होगा, वो उनको खा जाएंगे और जिसकी वजह से पेड़ पौधे, वेजिटेशन जो ना वो खत्म होती चली जाएगी। अफ्रीका के अंदर जो है आपको सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, उस डेजर्ट के बनने के पीछे कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं, कुछ रिसर्चर ये मानते हैं कि उसके बनने का बड़ा कारण वहां पर जो है मांसाहारी जो जीव थे ना उनके खत्म होने की वजह से वो खत्म हो गए, जिसकी वजह से जो ना शाकाहारी जीव जो ना बड़ी मात्रा में बढ़ गए, बड़ी संख्या में हो गए। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी छोटा सा पेड़ पौधा जब भी उगता तो वो उसको खा जाते।
तो वो उग ही नहीं पाए और उसकी वजह से वहां पर जो है डेजर्ट बन गया, मरुस्थल बन गया। तो ये एक थ्योरी भी है कि उसका, तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र अगर बिगड़ जाएगा तो वो सारा सब कुछ जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है ना हम इसी को पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोलॉजी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल स्टडी। इसमें हम जो है एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं। भाई आप देखते हो आजकल जो ना भूमि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रदूषण पोल्यूशन फैल रहा है, पर्यावरण को संरक्षण के मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो किस प्रकार से कैसे क्या किया जा सकता है, आपको पता है पूरी दुनिया में पर्यावरण के प्रति जो ना आज जागरूकता बढ़ रही है और इस शाखा को विशेष महत्व आजकल दिया जा रहा है। तो पर्यावरण भूगोल के अंदर हम इन्हीं पर्यावरणीय तत्वों का अध्ययन करते हैं और जिस प्रकार से डिग्रेड हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो ना किस प्रकार से क्या किया जाए। तो इन चीज़ों पर स्टडी करके, अध्ययन करके, इनके बारे में जो ना अध्ययन करके जो ना निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इनको जो है स्टडी करके इसको दूर करने के उपाय भी बताए जाते हैं। जैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है तो किस प्रकार से उसको कम किया जा सकता है। तो नई नई थ्योरी, नई नई रिसर्च करके नए नए तरीके जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में ये बस इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।